देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान में चंद ही हफ्ते बाकी रह गए। मार्च में किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो जाएगा और मई के लास्ट तक भारत में नई सरकार जो भी बनना होगी वो बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में इस बार आमने सामने होंगे। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां 28 पार्टियां शामिल हुई थी और उसमें से कई पार्टियां बाहर हो चुकी हैं, कई पार्टियां आने वाले वक्त में बाहर हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। इस दौरान हल्द्वानी में दंगे हुए। हल्द्वानी के दंगों के ऊपर तमाम तरह की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आने के बाद जो दी, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है वो, और तमाम तरह के आरोप फिर उसमें प्रदेश के उत्तराखंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आते हैं। खुफिया नाकामी के ऊपर बात कर सकते हैं उसमें। साथ ही दिल्ली के अंदर एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद थी, 600 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है, जिसको डेमोलिश किया गया। चुनाव हो भारत के अंदर या न हो, एंटी मुस्लिम जो एजेंडा है उस पर काम मुस्तकिल होता रहेगा। उसमें न तो कमी आएगी न रुकावट आएगी। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को, बात करें मुस्लिम नौजवानों की, उनको बहुत संजीदगी के साथ, बहुत एहतियात के साथ काम करना होगा। बड़ी एहतियात बरतनी होगी उनको मीडिया में बात करने में, और सोशल मीडिया पर जो अपनी बातें लिखते हैं, करते हैं, वीडियोस डालते हैं, उसमें। ये एक मुश्किल और ख़तरनाक वक्त है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, SC, ST, OBC के ऊपर, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा जो शिकार होने हैं वो माइनॉरिटीज़ के होने हैं, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। एक हम खबर बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बड़े नामवर शख्स हैं। वो अयोध्या पहुँचे, वहाँ उन्होंने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, दर्शन पूजा की, और बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई सारी बातें की। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बातें की। साथ ही स्वामी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद, बनारस में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको लेकर के उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर बनाई गई है, उसको हटाकर हम पूरा मंदिर बनाएंगे। अगर वो मीन्स वो दूसरी जगह मस्जिद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मदद करेंगे। बाबरी मस्जिद का मामला आपको पता ही है। वो जगह जो बाबरी मस्जिद की थी वो रामलला ट्रस्ट को दे दी गई। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन शायद अयोध्या ही में कहीं दीगर जगह पे, दूसरी जगह पे मस्जिद बनाने के लिए भी देने को कहा। वो मस्जिद बनने की बातें हो रही हैं, किसी गांव में दूर कहीं मस्जिद बनाई जा रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि उस मस्जिद की शायद कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। दूसरी ही जगह अगर मस्जिद बनानी थी तो मुसलमान बाबरी मस्जिद को दे करके पहले ही समझौता कर लेते और कहीं बना लेते। दूसरी जगह मस्जिद बनाई जा रही है और उसमें सऊदी अरब के जो शाह रहे, किंग रहे, उनके नाम पर वो मस्जिद तामीर होने जा रही है। बड़ी आलीशान मस्जिद का जैसे खबरें हैं वो बनेगी वहाँ पर। तो बाबरी मस्जिद के बदले में अगर मस्जिद बनानी थी तो कहीं बना सकते थे। उसके लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई थी, उसने जो लंबी लड़ाई लड़ी और करोड़ों रुपए कोर्ट में इधर उधर अदालतों की कार्रवाई में खर्च किए, उसकी क्या ज़रूरत थी। ज़िले ज़िले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की टीम बनाई गई थी और वहाँ से चंदा होता था। पैसा इकट्ठा होने के बाद जो सेंट्रल यूनिट थी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की, जिसके लीडर थे ज़फ़रयाब जिलानी, जो बड़े वकील थे। जिलानी साहब के पास जो भी थे वो वहाँ पहुँच जाता था पैसा। सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद वो पैसा बाबरी मस्जिद की लड़ाई में खर्च हुआ। तो इतना लड़ने की ज़रूरत क्या थी, दूसरी ही जगह अगर ज़मीन लेनी थी। इसी तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद या ईदगाह का मामला है, तो वहाँ फिर आप कानूनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं जब आप तैयार हैं इस बात के लिए कि हम दूसरी जगह ले करके वहाँ मस्जिद बना लेंगे, तो पहले ही बना लें और समझौता करके उसे फिर दे दा करके छुट्टी करें। हल्द्वानी में दंगे हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का फैसला उससे पहले आया था। बनारस की जिला अदालत ने एक तहखाना मस्जिद के अंदर मौजूद है, उस तहखाने में पूजा करने की इजाज़त हिंदू पक्षकारों को दे दी थी। इन सब को लेकर के मीडिया में दो जो मसलक हैं या दो जो थॉट्स हैं मुसलमानों के, रिलीजियस थॉट्स, उनके बड़े लीडर्स के बयान आए। एक साहब ने सांकेतिक गिरफ्तारियों का कार्यक्रम रखा जुमे की नमाज के बाद, अब से 10 दिन पहले। वहाँ हज़ारों की तादाद में भीड़ जमा हुई, लोग वहाँ पहुँचे, जुमे का दिन था और मामला मुसलमानों का था, तो लोग जमा हुए। मौलाना साहब ने वहाँ पर बात की और कहा कि अब बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने एक बयान और दिया जिस पर हम ऐतराज़ यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है तो हमें ये हक हासिल है कि हम उसकी जान ले लें। न जाने किस इमोशन में मौलाना साहब वहाँ पर ये बात बोले, लेकिन उसके नतीजे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप मुस्लिम नौजवानों से इस तरह की बात नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, और न ही ये कोई सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। मुस्लिम नौजवानों को आप बरगला करके उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, जो बहुत ही गलत और ख़तरनाक भी है पूरी कौम के लिए। दूसरी तरफ तो मौलाना और हैं, उन्होंने भी मीडिया में आकर के बयान दिए, कानून के ऊपर भी उन्होंने बात की। देखें एक बात, क्योंकि हम यहाँ पर आज जो बात कर रहे हैं ये मुस्लिम नौजवानों से ख़ास तौर से बात कर रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों को इस वक्त जो ज़रूरत है वो पॉलिटिकल यूनिट बनने की है। जब तक सियासी ताकत पास में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने जा रही है। पिछले 10 साल में 700 से ज़्यादा एमपी और एमएलए अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 700 से ज़्यादा मुल्क भर में। इस 10 साल में 177 से ज़्यादा एमपी और एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अलग अलग प्रदेशों में। जो लोग बात करते हैं आइडियोलॉजी की, दरअसल उनको सीट चाहिए होती है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, उनको पावर में रहना हर हाल में।
पॉलिटिशियन MP MLA बनने की कोशिश करते हैं और फिर वो बने रहना चाहते हैं, और बने रहने के लिए जिधर की ताकत बढ़ती हुई देखते हैं उसके साथ जाकर के शामिल हो जाते हैं। उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, तो गांधीवादी कांग्रेस में नेहरू फैमिली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो इनके बाद गांधी होंगे वो गांधी की आइडियोलॉजी पर काम करते रहेंगे, ऐसा हम बिल्कुल मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो RSS की आइडियोलॉजी पर काम करते रहेंगे। मुस्लिम जो नौजवान हैं उनको भी देखना चाहिए, तय करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल फोर्स बने। जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने जा रही है। और हम एक बात और कहेंगे यहाँ पर, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। ये लोग अगर ठीक से काम कर रहे होते, इन्होंने ठीक से काम किए होते, हमारे कैपिटलिस्ट जो हैं उन्होंने अगर थोड़ा सा भी तवज्जो दी होती तो जिस मझधार में इस वक्त कौम फंसी हुई है वो वहाँ नहीं होती। जैसा हम बता रहे थे कि मौलाना साहब ने बयान दिया, इस तरह की बात करके आप लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन उनके मसाइल और जो चीज़ें हैं वो हल उससे नहीं होने जा रही हैं। ये जो 2-3 महीने का वक्त है, उस वक्त के लिए हम ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा संयम बरतें, अपने ऊपर एहतियात बरतें। मीडिया में, सोशल मीडिया में अपना जो बात कहनी हो वो सही ढंग से कहें, और जो ख्याल रहता है, क्योंकि सियासत जो है और क्राइम वो दोनों एक ही चीज़ हैं। सियासत की जो जड़ है वो क्राइम है। सियासत में पैसा चाहिए होता है, पैसा पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, इलीगल तरीके उसमें होते हैं। जो पार्टियां देश में राज कर रही हैं वो स्टेट की पार्टियां हों या नेशनल पार्टियां हों, उनको वोट चाहिए होते किसी भी तरह से। और मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक हवा चली हुई है वो हवा है कम्युनलिज्म की। सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया गया है, किया जा रहा है जो थोड़ा बहुत है। जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कब्जे हो चुके हैं। लोग इंसाफ पाने के लिए भी भटकते रहते हैं, इंसाफ मिलता नहीं। वक्त ख़राब ना करें किसी भी तरह से। अगर आपके पास खाली वक्त है, किताबें पढ़ें, सोशल मीडिया पर अपना वक्त ख़राब ना करें, अखबार पढ़ के वक्त ख़राब ना करें, क्योंकि अखबारों में ख़बरें नहीं होती, विज्ञापन होते हैं या फिर प्रचार होता है धर्म का। टेलीविज़न पे कुछ है नहीं, वहाँ भी ख़बरें नहीं होती, ना एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट के जो चैनल हैं वो भी धार्मिक हो गए और वहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम ही चलते रहते हैं। किताबें पढ़ें अच्छी अच्छी,
खेल में अपना वक्त लगाएं, खेलें। यूनिटी और डिसिप्लिन कायम करें अपने अंदर, अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर और अपने समाज के अंदर। उलझने पैदा न होने दें अपने आसपास, अपनी लाइफ में। लड़ाई झगड़ों से बचें। बुरे अल्फाज, जिनको हम गालियाँ कहते हैं, का इस्तेमाल न करें बिल्कुल भी। और आदत डालें हमेशा सच बोलने की और ईमानदार बने रहने की। हम अक्सर सुनते हैं अपने समाज में नाम रोशन करना है। ये बड़े अच्छे ख्याल नहीं है। हम लोगों को सुनते हैं हर कीमत पे मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बात बिल्कुल गलत है। जब हम हर कीमत पे कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो वहाँ से शुरुआत होती है क्राइम की। क्योंकि चीज़ पाने का जो तरीका है, कोई भी चीज़ पाने का तरीका है, वो है उसकी वाजिब कीमत अदा किया जाना। अब जब हर कीमत पे आप चाहेंगे, पड़ोसी का मकान है, वो नहीं बेचना चाह रहा है लेकिन आपको चाहिए, तो अब आपको इलीगल तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्राइम करने पड़ेंगे, उलझनों में पड़ेंगे खुद भी। इनसे बचें। लड़ाई झगड़े समाज में नहीं होने चाहिए। कोर्ट कचहरी थाने चौकी, ये इनसे बचें। कुल मिलाकर के अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन पढ़ें किताबें, हिस्ट्री की किताबें पढ़ें, रिलीजियस वाक़यात की किताबें पढ़ें, और जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो किताबें पढ़ें। नशे से भी दूर रहें। आजकल नशा आम है, कहीं भी मिल जाता है, बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। होटलों पर, सड़कों पर, चौराहों पर, खुलेआम। इस पर हम कभी रिपोर्ट करेंगे। और बड़ा एक हैरान करने वाला वो खुलासा है, अगर कभी हिम्मत हो सकी तो, क्योंकि चीज़ें आपके ऊपर मुनहसर नहीं है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। राकेश टिकैत कहते हैं कलम पर पहरा है, ज़बान पर पहरा है, बंदूक का पहरा है। कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पहरा है। नौयत समझें, वक्त की नज़ाकत समझें। और जो फालतू के लोग बयान दे करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचें। यही वो लोग हैं, ऐसे ही और लोग हैं जिन्होंने धोखे दिए वक्त वक्त पर। ये कभी कौम के साथ खड़े नहीं हुए। 2004 में लोकसभा के चुनाव होने थे, उससे पहले यूपी की छोटी छोटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज ने, इनके प्रेसिडेंट्स मुसलमान थे, उन्होंने मिलकर के एक फ्रंट बनाया था, मोर्चा गठबंधन बनाया था, अवामी फ्रंट। अवामी फ्रंट का ऑफिस लखनऊ में बनाया गया, इनाग्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ। फ्रंट बनने के बाद जो दो मौलाना लोग अक्सर आजकल टेलीविज़न पर आ जाते हैं, बयान देते हैं, एक मौलाना जिनेवा पहुंच गए थे इमरान खान को ये कहने के लिए कि कश्मीर में 370 जो ख़त्म किए भारत सरकार ने, वो बिल्कुल ठीक है और कश्मीरी इससे खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनकी फैमिली से और उनसे लोगों ने, जो मुस्लिम लीडरशिप थी, उनसे संपर्क किया, रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, रिलीजियस आदमी हूँ, और सियासत में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। कुछ महीने के बाद ही वो RLD से राज्यसभा के सांसद बनकर के पार्लियामेंट पहुँच गए थे। 2006 7 जुलाई 2006
5 जुलाई को लखनऊ में यूपी यूडीएफ बनाया गया। वहाँ पर हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे। इमाम अहमद बुखारी, उनके भाई तारिक बुखारी, सीएम इब्राहिम, यूसुफ कुरैशी और जो मुस्लिम पार्टियां थीं उनके लीडर्स, शायद बदरुद्दीन अजमल साहब भी उसमें मौजूद थे। यूडीएफ बना। यूडीएफ में याकूब कुरैशी यूपी के प्रेसिडेंट, यूसुफ कुरैशी यूपी के प्रेसिडेंट बने और बाकी पूरी टीम बनाई गई। सीएम इब्राहिम साहब को ऑल इंडिया यूडीएफ का प्रेसिडेंट बनाया गया। 2007 के लोकसभा चुनाव लोकसभा नहीं, यूपी स्टेट के इलेक्शन 2007 में जब यूपी में स्टेट इलेक्शन हुए, उससे पहले ये यूडीएफ ख़त्म हो गया था। क्यों ख़त्म हुआ था उस पर हमने पूरी एक स्टोरी पब्लिश की हुई है www.tcjnews.com पर, और एक वीडियो इसी चैनल पर, जहां आप ये वीडियो देखेंगे नीचे आपको कुत्ते नाम से मिलेगा। कहानी है वो पूरी, AI से के ज़रिए बनाई गई थी। उसमें पूरा का पूरा आपको उसका सीन मिल जाएगा। जो यूपी यूडीएफ था, जिसके प्रेसिडेंट यूसुफ कुरैशी थे, किसी को भनक नहीं लगने दी। उन्होंने उस गठबंधन को अपनी पार्टी के नाम से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करा लिया था। और जब इलेक्शन आए तब पता चला कि वो गठबंधन नहीं है, एक पार्टी है। तो पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन बनाया था, उसको लेकर के उन्होंने पार्टी अपनी अलग रजिस्टर्ड करा दी और वो जो गठबंधन था ख़त्म हो गया। जब इलेक्शन हुए तो सारी पार्टियां अलग अलग अपने अपने चुनाव लड़े। कोई वीपी सिंह नहीं, ये एक लीडर थे, उन्होंने एक मोर्चा बना लिया था, बड़े लीडर थे, उनका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो उसके ज़रिए फिर उसमें राजब्बर भी शामिल थे उस वक्त। कुल मिलाकर के ये जो हमारे जो जिनको हम अपने मजहबी रहनुमा समझते हैं, इनके कैरेक्टर बहुत अच्छे नहीं रहे कौम के लिए। ज़ाती तौर पर ये दीनदार होंगे, ईमानदार होंगे, शरीफ होंगे, नेक होंगे, अल्लाह वाले होंगे, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सियासी तौर पे बात कर रहे हैं। शुरुआत करने की ज़रूरत है। यूथ, नौजवान और कौम मिलकर के यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जब आप फौज में भर्ती होते हैं या एनसीसी जो लोग करते हैं, उनको पता होगा कि वहाँ सबसे पहले एकता और अनुशासन का सबक पढ़ाया जाता है। आप यूनिटी कायम करें, डिसिप्लिन सीखें। मस्जिदों में जो हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उसका असल मकसद, नमाज हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं, रास्ते में पढ़ सकते हैं, खेत में पढ़ सकते हैं, जहाँ नमाज का वक्त हो जाए आप जगह तलाश करके वहाँ नमाज़ पढ़ लें, और 2-4 लोग हो जाए तो शामिल करके जमात से पढ़ लें। मस्जिदें जो कायम की गई उसका मकसद था डिसिप्लिन सीखना, एजुकेट करना सोसाइटी को। वहाँ भी इत्तेफाक की बात है, इस पर कोई काम नहीं होता, दीन सिखाने का कोई काम नहीं होता। सिर्फ मस्जिदें मखसूस कर दी गई हैं इबादतों के लिए। आप जाइए, इमाम साहब खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाइए, वो नियत कर लें तो आप भी नियत कर लीजिए, जब वो सलाम फेर लें तो आप भी सलाम फेर लीजिए और दुआ कीजिए और चलते बनिए, वहाँ से बात ख़त्म होगी। ऐसा नहीं चलेगा।
स्टॉर्म डर रहा जो चलता रहा है। तब्दील करना होगा सब कुछ, आपको सबको मिल कर के। एक बात का ख्याल रखें, कभी भी रेवोल्यूशन भीड़ नहीं लेकर के आइए। एक शख्स कोई भी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने इस ज़मीन पर जब भी नबी पैगंबर रसूल भेजे, एक दो बस हुआ करते थे, कभी कभी एक से ज़्यादा होते थे, वरना एक ही होता था। वही कोशिश करता था, वही तौहीद की तबलीग करता था और वही तब्दीली लेकर के आता था। दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हम देखेंगे, भारत के अंदर गांधी अकेले खड़े हुए लड़ने के लिए, नेल्सन मंडेला अकेले खड़े हुए, जर्मनी में मार्टिन लूथर अकेले खड़े हुए, पूरी व्यवस्था बदल के रख दी। प्रोटेस्टेंट जो कैथोलिक चर्च था, पूरा उसकी बुनियादें हिला दी मार्टिन लूथर ने। वाशिंगटन अमेरिका में मार्टिन लूथर सेकेंड, लेनिन, कार्ल मार्क्स, जितने बड़े लोग हुए, अकेले एक शख्स। अपने ऊपर भरोसा करें, कोई एक शख्स भी जिस दिन निकल आएगा, कौम तो उसके पीछे चल जाएगी, कौम तैयार है। हमने देखा है बहुत बार, कई सारे मौक़ों पर। 2006 में अहानत रसूल के ऊपर एक प्रोटेस्ट करना था अलीगढ़ के अंदर। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, बात होगी, लेकिन डेनमार्क के कार्टूनिस्ट ने अल्लाह के रसूल के कुछ खाके बनाए थे, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में बड़ा गुस्सा था। अलीगढ़ में हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था। ऐलान हो गया था प्रोटेस्ट का 21 फरवरी 2006 को वो करना था, 17 फरवरी 2006 को। हमारे पास लोग नहीं थे, पैसा भी नहीं था, लेकिन हम लोग भागे दौड़े, लोगों से मिले, जा कर के मुलाकातें की। और जब वो प्रोटेस्ट हुआ तो अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार लोग जमा हो गए। उसी दिन एक ऐलान पार्टी के प्रेसिडेंट अहमद सलीम खां पीरजादा, तो हम लोग परचम पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पार्टी होती थी, उसमें थे। उन्होंने मंच से किया कि 1 मार्च को अलीगढ़ बंद रहेगा। जॉर्ज बुश भारत आने वाला था, अब उसका प्रोटेस्ट करना था, उसके मुखालफत में अलीगढ़ बंद की कॉल दी गई और कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम रखा गया। हम लोग फिर बैठे, बातचीत हुई, फिर हम लोग निकले। तबलीगी जमात की जैसे छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं, 3-3, 4-4 लोग, गली मोहल्लों में घूमे, लोगों से बातचीत की, मुलाकातें हुई। 1 मार्च को जब ये प्रोग्राम हुआ तो आप यकीन जाना पूरा शहर ही बंद था उस दिन। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ने बंद रखा। किसी को माचिस की एक डिबिया चाहिए थी तो वो नहीं मिल सकती थी, इस तरह का बंद हुआ था। 2-3 लाख के बीच में पब्लिक सड़कों पर उतर आई थी। तो जो लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि कौम साथ नहीं है, लीडर अच्छे नहीं है हमारे पास, कोई भी जिसका कैरेक्टर अच्छा हो ऐसा लीडर नहीं है। जिस दिन ठीक से लीडर मिल गई मुसलमानों को, पार्टी खड़ी हो जाएगी और फिर सियासत, ढंग की सियासत भी होगी। आप में से कोई भी कोशिश करे, बन सकते हैं लीडर। पढ़ें किताबें। झूठ बोलने से बचना होगा, ईमानदार बनकर के रहना होगा। मजहबी जो मामला हैं वो मजहबी लोग देखें, सियासी मामला सियासी लोग देखेंगे। बहुत ज़रूरत है, संजीदगी के साथ सोचें आप सब। फिर एक बार 3 महीने, अब से 3 महीने मुस्लिम नौजवान बहुत एहतियात बरतें, बोलने पर, अपनी बात कहने में, इमोशंस में ना आए।
इसी के साथ हम अपनी बात मुकम्मल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए टीचरिंग न्यूज़ के साथ।